तो गाइस मैं विश्वास हूं। मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं। ये मोदी की बोली से पाकिस को लगी गोली। हाँ? ये ऐसे ही इनके टाइटल होते हैं। वाह, क्या टाइटल लिखा है लोग सामने। ये मोदी की बोली से पाकिस को लगी गोली। भाई इस लड़के को दाद देनी पड़ेगी टाइटल के लिए। लड़का कौन सा लड़का? टाइटल लिखने वाला। अच्छा अच्छा, देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि भाई हारिस सुल्तान का एक वीडियो आया है, मोदी जी की स्पीच, पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, इस पर आप रिएक्ट करिए। तो जी हाँ, मोदी जी की स्पीच तो आई। मोदी जी की स्पीच ये आई कि जी पाकिस्तान के एक्चुअली यूथ को उन्होंने कहा कि भाई कहाँ तुम लोग इन चक्करों में पड़े हो, भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तुम लोग यार चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, मेहनत करो, अपने देश को डेवलप करो। मतलब संदेश उनका ये था। और अगर हमारे खिलाफ काम करोगे, ऐसा होगा, तो जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे देश पर हमला कर रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरी गोली है ही। तो मुझे लगता है कि उनके इस बयान से पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी, और मिर्ची अच्छी खासी लगी है। मिर्ची तो इमरान खान की पूर्व पत्नी है, उनको भी लगी। रेहम खान, नाम तो सुना होगा, तस्वीर दिखा देता हूँ। ये रेहम खान है मैडम। इमरान खान की तीसरी पत्नी थी या दूसरी पत्नी थी, जो भी थी, तीसरी या दूसरी पत्नी थी। ये शायद बीबीसी में काम करती थी रेहम खान, या करती हैं, आई डोंट नो, अब उनको ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया। तो बड़ी पत्रकार हुआ करती थी। इन्होंने इमरान खान से शादी कर ली। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, इन्होंने अपनी शायद किताब भी लिखी। किताब में उन्होंने बहुत कुछ बताया इमरान खान के बारे में, ऐसी ऐसी बातें बताई कि मतलब मैं अभी कह नहीं सकता। वो गैर पारिवारिक हो जाएगा। वो पारिवारिक जो लोग देख रहे होंगे परिवार के साथ, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता वो सारी बातें। तो उनका भी एक ट्वीट आया जी। अब ट्वीट देखिए और समझिए क्या होता है। तो रेहम खान लिखती हैं, अ चिलिंग रिमाइंडर ऑफ वाई मोदी इज नोन एज द बचर ऑफ गुजरात। एक आपको सेहरन पैदा करने वाली याद दिला दूं कि मोदी को क्यों बचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। टुडे पाकिस्तानीज आर वेकिंग अप टू द realization that no Pakistani PM would ever think of uttering such psychopathic word। कि पाकिस्तानियों को आज ये पता लग रहा है, ये यकीन हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी पीएम है जो नहीं है जिसने ऐसी ऐसी क्या कहें, ऐसी साइकोपैथिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मतलब पागलपन भरे शब्दों का। दिस इज डीपली डिस्टर्बिंग, ये बहुत ज़्यादा गहराई से डिस्टर्ब करने वाला है, परेशान करने वाला। होपफुली देयर आर मेनी इंडियंस हु आर नॉट लाइक द चीयरिंग ऑडियंस इन दिस क्लिप। कि बहुत सारे इंडियंस भी होंगे जो जिस तरह के लोग इसमें तालियां बजा रहे हैं, वैसे आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो। हाँ, बहुत सारे इंडियंस तो हैं रेहम खान जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और पत्रकारिता के पेशे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोदी की भाषा पसंद नहीं आ रही। लेकिन ये मोदी की भाषा नहीं है, ये मोदी की भाषा नहीं है, ये भारत की भाषा है। 78 सालों तक हमने ये देख लिया कि भाई यारी, दोस्ती, अच्छे संबंध, ये सब करके हमने देख लिया। बदले में हमें क्या मिलता है? 4-4 लड़ाइयां जो आपकी फौज ने शुरू की, मुंबई का हमला जो आपके 10 पाकिस्तानियों ने किया, उरी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम जो आपके लोगों ने किया। तो हमने कहा कि भैया अब बर्दाश्त करना छोड़ देना, अब बर्दाश्त नहीं होंगी चीजें, ये अमन की आशा, ये फालतू की बातें जो है ना, ये अब भाड़ में जाए। पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में जवाब देना है, और पाकिस्तान को उस भाषा में जवाब दिया जाने लगा। और पीएम मोदी ने क्या गलत कहा? मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने कुछ भी गलत कहा। क्या पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी देश के खिलाफ, अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, आप उनको रोको, क्योंकि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। और हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे आपके द्वारा भेजे गए आतंकवादियों को, आपके द्वारा की जा रही साजिशों? जवाब तो देंगे ना एक दिन हम। और अब जवाब देना शुरू हो गया। मुझे लगता कि कोई उन्होंने किया। अब बोला है कि जो लोग भी हमारे खिलाफ ऐसा काम करें उनके लिए गोली है। तो सिंपल सी चीज है। और रेहम खान जी कह रहे हैं किसी पाकिस्तानी ने क्या, न्यूक्लियर हमले की बात किस पाकिस्तानी पीएम ने नहीं की है, जरा ये बताइए। आपके प्यारे इमरान खान ने भी की।
न्यूक्लियर हमला करना गोली की बात करने से कमतर है ना? क्या आपके जो न्यूक्लियर हमला करोगे तो उसमें सिर्फ वही लोग मारे जाएंगे जो आतंकवादी होंगे? हमारे यहां तो कोई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी नहीं है। रहम खानी क्यों भूल गई है? पाकिस्तान में 139 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी हैं, रहम खान को याद नहीं है। भारत में एक भी आतंकी यूएन डेजिग्नेटेड नहीं है, रहम खान को यह भी याद नहीं। रहम खान को यह भी याद नहीं आ रहा कि वहां के नेता से लेकर किसने किसने हम पर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी है खुलेआम, पीएम से लेकर, और वो मोटा सांड क्या था वो, राशिद रतलीफ नहीं, जो भी था, शेख राशिद, वो रहम खान को याद नहीं आएगा। चलिए हारिस भाई क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो चक्कर हुआ तो बजाय इसके कि एक ऑब्जेक्टिव पोजीशन वो लेते, उन्होंने एक ऐसी वन साइडेड पोजीशन ली जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए इस तरह करते हैं बहुत सारे लोग, वो अपनी फेवर्स जमा करते हैं। ये बैंक होता है कि पहले 5-6 साल फौज के ऊपर तनकीद करेंगे, फिर कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसमें नंबर बनाएंगे तो अब उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, और फिर उनकी जब गुड बुक्स में आ जाएंगे तो इसी को कैश करेंगे अगले 5-6 सालों तक कि हाँ देखो यार हमें आपसे प्यार है, हम आपके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उन्होंने अभी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच को और ये हामिद मीर हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने 3-4 गोलियां मरवाई थी। ये वही हामिद मीर है, बच गए किसी तरह, जान बच गई थी इनकी। ये वही हामिद मीर हैं जो फौज पर जनरल रानी तक का कमेंट कर चुके हैं। लगाओ भाई क्लिप। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई, नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी। ये वही हामिद मीर हैं जो लगातार फौज को निशाने पर लेते थे, और ये वही हामिद मीर हैं जिन्होंने ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसमें फेक न्यूज दी। भारत का 1 तैयारा गिरा दिया, भारत का 2 तैयारा गिरा दिया, भारत के 4 तैयारे गिरा दिए, भारत के अब 6 तैयारे गिरा दिए, और वो सब फेक न्यूज, फेक फोटो, पुरानी न्यूज उनको पोस्ट किया इन्होंने। ये हामिद मीर हैं, वही हामिद मीर थे। मैंने कहा ना, वक्त पड़ने पर सबके चेहरे सामने आते हैं। असल चेहरा जो छुपाए हुए होते हैं वो असल चेहरा सब सामने आ जाता है। हामिद मीर जैसा अगर इंसान फेक न्यूज पब्लिश करेगा, आप समझ सकते हैं ना, फिर तो पाकिस्तान का पीएम और आसिम मुनीर दोनों एक तस्वीर दे रहे हैं, फेक दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिखाया, जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। ओहो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते। आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। He has now realized that the unity of Pakistan and especially the young Pakistanis are the biggest hurdles. यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद मीर भाई। Is the biggest hurdle for his ulterior designs. अब ये अल्टीरियर डिजाइन क्या है? अखंड भारत का इल्जाम लगाया जाता है मोदी के ऊपर, जो उन्होंने 2000 मेरा ख्याल 10 या 11 का उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है अपने टाइम्स के साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारे तो अखंड भारत का हमें कोई शौक नहीं है। और उसके पीछे एक वजह है, ये जितने जिनको फार राइट रेडिकल हिंदू बोला जाता है, इंडियन ये आरएसएस और हिंदुत्वा जो इनको बड़ी बुरी लगती है, जिनके बारे में ये कहते हैं, उनमें से किसी को भी अखंड भारत का शौक, क्योंकि इससे तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लैंड लेंगे तो ये जो 25 करोड़ मुसलमान है, हमसे पहले 20 करोड़ मुसलमान संभाले नहीं जा रहे, 20-25 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में हैं, तो हम मजीद क्यों लेंगे? तो मुझे तो कोई भी
जितना मर्जी राइट विंग का, उनका फार राइट का, हिंदुत्व का मानने वाला क्यों ना हो, उनको मैंने तो आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज बड़ी दोहराई जाती है कि उनको बड़ा शौक है अखंड भारत। तो ये नैरेटिव पाला जाता है पाकिस्तान में, और यही हामिद मीर भी इसी को पैडल करते हैं, और ये अल्टीरियर डिजाइन की बात कर रहे हैं। इसी तरह का एक और टॉपिक, ये बिल्कुल क्लियर बात है। हमें अखंड भारत की जो हमारी परिभाषा है वो दैट इज डिफरेंट। आपने देखा हो जब हमारी नई पार्लियामेंट बनी थी, अभी हाल ही में बनी, और उसमें एक तस्वीर लगाई गई, ये वाली तस्वीर लगा देता हूँ, ये वाली तस्वीर, और इसमें अखंड भारत की बात की गई और कहा गया कि देखिए ये तो इनका प्लान है, पार्लियामेंट में भी अखंड भारत की तस्वीर लगाई है। लोगों को ये मतलब समझ कर भी ये बात उन्होंने दबाई, जो क्योंकि उनको एजेंडा चलाना था, नैरेटिव चलाने थे। हम अपनी हिस्ट्री को दिखा रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री ये है, ये जो भारत हुआ करता था, ये हिस्ट्री है हमारी। हमने ये तो नहीं कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश है। हमें कोई शौक नहीं है इनको मिलाने का वापस। कोई पैसे देकर भी हमें नहीं मिलवा सकता, हमें नहीं चाहिए ये लोग। 20-22 करोड़ 25 करोड़ इधर है, 20-22 करोड़ इधर है, हमें नहीं चाहिए भाई। अच्छा हुआ 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, ये कैंसर अलग हो गया, वरना आज हमारी वही इज्जत होती पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानियों की है, और उनकी वजह से हमारा नाम खराब होता, उनकी वजह से हमें गंदी नजरों से देखा जाता, उनकी वजह से हमें आतंकवादी समझा जाता। हम भारत के लोग ऐसे नहीं है। तो हम तो आज भी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, इंक्लूडिंग पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। नहीं तो आज भारत की हालत बहुत बुरी होती। और जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम अपने इतिहास को याद करते हैं कि हमारा अखंड भारत कैसा था, हमारा अखंड भारत कहां से शुरू होता था और कहां तक पहुंचता था, उसकी बात करते हैं। हम अपने इतिहास को याद दिलाते हैं, हम अपने इतिहास को सामने रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, हम नहीं बनाने जा रहे अखंड भारत। हमारा जो भारत है वही अखंड है। साइंटिस्ट है, खैर उसको मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाकियों को इतना फॉलो नहीं करता। वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी तुम एक बीमार आदमी हो, तुमने अपना दिमाग लूज कर दिया है जंग हारने के बाद। पाकिस्तान में असल में ये कहा जा रहा है, ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 30%, और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? मैं अभी किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अच्छा बदला ले लिया लेकिन पतलूने वापस से लिए। 93,000 जो पतलूने थी। एनीवे, आप ये कह रहे हैं दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की यूथ को धमकी दे रहे हैं, और आपने कहा है कि अच्छे से जियो, अच्छे से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। अच्छा, यानी गोली क्या पाकिस्तान की यूथ के लिए? सुनना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये उनके कैरेक्टर से बाहर की बात लग रही है। तो जरा देखते हैं मोदी जी ने कहा क्या असल में, तो चलें सुनते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो, यानी इंडिया का जो नैरेटिव है, अगेन माना वही जाता है जो लोगों के मुंह पे हो। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो किसी के दिल में कुछ हो उसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं पता। वो तो एक रसूल अल्लाह की हदीस भी है। एक सहाबी ने एक जंग में एक काफिर को मार दिया, लेकिन जब वो काफिर के ऊपर छुरी चलाने लगा ना, तो उस काफिर ने कलमा पढ़ लिया डर के मारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और रसूल अल्लाह उसके आखिरी नबी है। तो जो सहाबी था उसने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो उसने आके रसूल अल्लाह को बताया, रसूल अल्लाह वो असल में ना एक बंदा था, उसने कलमा पढ़ लिया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह ने कहा तुमने उसका कत्ल क्यों किया अगर उसने कलमा पढ़ लिया? तो वो सहाबी कहता है कि रसूल अल्लाह वो डर के मारे कह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने उसकी गर्दन उड़ा देनी है। तो रसूल अल्लाह ने उसे शाबाश नहीं दी। रसूल अल्लाह ने उसे कहा, और हालांकि उसकी बात सच है, लॉजिकल यही हो, सारी बात यही हो सकता है, लेकिन रसूल अल्लाह ने बड़ी एक मंतकी बात की, लॉजिकल बात की, और बड़ी सही बात है। हर बात हम उनकी गलत नहीं कह सकते, बड़ी विजडम है इसके अंदर। उन्होंने कहा क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि वो सच्चा कलमा पढ़ रहा है या झूठा कलमा पढ़ रहा है? और फिर उन्होंने कहा ए अल्लाह, इस बंदे से इसकी मगफरत में मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर तूने इसके जहन्नुम में डालना है तो जहन्नुम में डाल, ये इसने जो कत्ल किया वो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि फर्ज करें मैं दुनिया में इल्हाद का पैगाम देता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ कोई खुदा नहीं है, मैं हजारों लाखों लोगों का ईमान खुदा से, क्रिश्चियन भगवान से, जीसस से उठवा देता हूँ,
लेकिन प्राइवेटली मैं जीसस पे या अल्लाह पे या विष्णु पे किसी पे बिलीव करता हूँ, सुपरनैचुरल एलिमेंट पे, तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं होगी, क्योंकि जो मैं अपनी प्राइवेट जिंदगी में कर रहा हूँ उससे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है? सोसाइटी को तो वो फर्क पड़ रहा है जो मेरी जुबान पे है। लोगों को मैं अगर मुतासिर कर रहा हूँ, उनको इंस्पायर कर रहा हूँ, तो वो उन बातों से कर रहा हूँ जो मैं पब्लिकली कर रहा हूँ। जो प्राइवेट में मैं जो काम कर रहा हूँ उसका किसी को पता ही नहीं है, तो उससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो इंडिया का नैरेटिव है उसको मानना पड़ेगा कि उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, प्लीज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और अब पिछले कुछ अरसे से इनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की आवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अजहर को क्यों छुपा के रखा है? हाफिज सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन दहशतगर्दों को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ है? इनके खिलाफ आप खुद अपनी हुकूमत को, या हुकूमत बेचारे ऐसी कठपुतली सी हुकूमत है, बूट पॉलिशिया बैठे हुए हैं, इनको रोकें, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करें, प्रेशर डालें उनके ऊपर कि यार ये इन चीजों को काम खत्म करें, हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए में हैं, अभी अगला बजट आना, आप देख लेना उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवेयर बनियान की जो खुशियां मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिया उन्होंने, बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम्ब बनाएंगे, तो घास अभी, अब आपको घास क्या, अब आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। तो ये उनका नैरेटिव है। आप ये दहशतगर्दी खत्म कर दें और पाकिस्तान की आवाम, ये उनकी उम्मीद थी। मैं बड़े अरसे से लोगों से सुन रहा था, वो ये कहते थे यार ये पाकिस्तान की आवाम ही इनको सीधा करेगी, लेकिन अब ये उन्होंने देखा, वो जाहिर। देखिए, और पीएम मोदी ने पहली बार ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने ऐलान किया था किसी पब्लिक रैली से ही कि पाकिस्तान के लोगों आओ जंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों आओ जंग करते हैं गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से। यह बात बहुत पहले उन्होंने कही थी कि क्यों नहीं जंग करते हो कि हम दोनों देशों में से गरीबी पहले कौन मिटा देता है, क्यों नहीं जंग करते हो कि हम दोनों देशों में से बेरोजगारी कौन ज्यादा कम करता है, क्यों नहीं जंग करते हो इस बात के लिए कि हम दोनों में से ज्यादा लोगों को एजुकेट कौन कर रहा है, एजुकेशन कौन दे रहा है। और ये आज की बात नहीं, ये कई साल पुरानी बात है, मतलब 4-5 साल 6 साल पुरानी बात है। ये स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, आप चेक कर लो। तब ये बात उन्होंने कही थी। तो ये पहली बार पीएम मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान की आवाम को नहीं किया, उन्होंने किया हुआ है पहले। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इसे भरोसा नहीं करते, नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। अरे भाई झूठ बोल रहा है, बताओ तो सही कि इसकी काट तो बताओ, कब उसने झूठ बोला। इसके दिल में कुछ और है। बात सही है हारिस भाई की कि दिल में क्या ही कौन जानता है, मेरे दिल में क्या ही कौन जानता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, मेरे जो एक्शंस दिख रहे हैं, जो मेरी बातें दिख रही हैं, जो मैं कर रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर करता हूं, मेरे एक्शंस दिख रहे हैं, वो तय करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। अंदर क्या है मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात है, इस तरह चीजें नहीं चलती। तो ये वो कह रहे हैं। तो अब इस पॉइंट को लेके आगे चलें कि वो पाकिस्तान की आवाम को क्या कह रहे हैं, दहशतगर्दी रुकवाएं, अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालें कि दहशतगर्दी रोकें। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। यस, ये धमकी नहीं, ये इसको कहते हैं दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। वो गुजारिश कर रहे हैं, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, पैसा बनाओ, मौज करो, रोटी खाओ। अब मुझे लगता है बानी है प्रॉब्लम वाली बात, वरना मेरी गोली तो है ही। वरना मेरी गोली तो है ही। यानी इन्होंने, पता नहीं ये इनका बुग़्ज़े मोदी है या ये प्रोपेगेंडा है। आइदर वे, दोनों तरीकों से इससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग से बिल्कुल फारिग है। क्योंकि भाई मेरी तो एक पोजीशन है ना, मुझे तो जब भी कोई मैं पाकिस्तानी ऑफिशियल चीज से सुनता हूँ, मैं स्केप्टिसिज्म से देखता हूँ। जब इन्होंने शुरू में कहा कि वो हमने जी जहाज गिरा दे, मुझे यकीन नहीं था। ठीक है, बाहर में इंटरनेशनल लोगों ने भी बात की, तो ओके आई बिलीव, और उसको आपकी जो इंडिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने भी उसको डिनाई नहीं किया। तो बहुत सारे जो सेन लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ हो, 1-2 जहाज गिर गए, कोई बात नहीं, गिर जाते हैं, तो देन आई बिलीव इन। यानी मैं तब भी, मेरा बुग़्ज़ नहीं है, मेरा एक स्केप्टिसिज्म है। तो इसी तरह जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ये ऐसा सही हो नहीं सकता। तो अगर आपका बुग़्ज़ है तो आप इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए मेरी गोली है,
और खोते हो उसकी प्रेमिस तो देखो क्या है। उसकी प्रेमिस मोदी जी की ये है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तानी अवाम खत्म करे। अगर पाकिस्तानी अवाम या यूथ नहीं खत्म करेगी तो मेरे पास गोली तो है। किनके लिए? दहशतगर्दों के लिए। वो दहशतगर्दों के लिए गोली की बात कर रहे हैं वो कह रहे तुम। और यही वजह है कि जो पिछला जो इनका बयान था जिसपे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कह रहे हैं आपको वो स्पीच भी सुनाता हूँ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फौरन उन्होंने एक स्पीच दी थी मोदी जी ने, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था इसमें। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इसमें वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के अड्डे हैं जो इन्होंने भावलपुर और लश्कर तैयबा के अड्डों पे जो शुरू में पहला हमला किया 7 मई को, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। इस पर बड़ा मजाक उड़ाया उनका। अगेन उनका नैरेटिव कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी होती है। अगर आप इन दहशतगर्दों को काबू नहीं कर सकते, जैसे मसूद अजहर को पाल के रखा हुआ है, हाफिज सईद को FATF के डंडे के बाद 35 साल कैद भी दे दी लेकिन उसको मेंशन में रखा हुआ है, तो हम उसको फिर खुद ही निपट लेंगे। ये उनका नैरेटिव है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो वो उन्होंने आपके दहशतगर्दों के अड्डों पे हमला किया, आपकी अवाम के ऊपर हमला नहीं किया, आपकी फौजी तंसीबात के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया। जो उनका बिलीव है, बल्कि दुनिया का भी बिलीव यही है, UNO का भी बिलीव यही है। तभी FATF ने आपको डंडा दिया ना कि भाई इनको 35 साल की सजा दो हाफिज सईद को, जिसको हमेशा आप छोड़ देते थे। FATF के डंडे से पहले आप हमेशा छोड़ देते थे। आप कहते थे लैक ऑफ एविडेंस। जैसे उन्होंने कहा हमने अगली ट्रांच नहीं देनी आपको $1 बिलियन की IMF की, तो आपने फौरन ही पकड़े आप पे आ जाए, तो वो ड्रामेबाजी की। तो ये उनका नैरेटिव है। तो उस पे वो कह रहे हैं कि हमने आपके दहशतगर्दों पे हमला किया। और ऐसा हारिस भाई पहले भी हुआ है। साजिद मीर नाम का एक लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और वो साजिद मीर मुंबई हमले में भी शामिल था और उस साजिद मीर पर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था साजिद मीर। उस साजिद मीर पर सब कुछ हुआ, पाकिस्तान डिनाई करता रहा कि नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जब देखा उसने कि अब FATF से बाहर निकलने वाला था वो, कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं आ रहा, FATF की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भैया ये तो बंदा है तुम्हारे, तब जाकर, ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी की गई थी साजिद मीर की, और तब वो पाकिस्तान में निकल आया। इतने टाइम से वो पाकिस्तान से वो डिनाई कर रहा था। और ये डिनाई करने की आदत इनकी बहुत पुरानी है। मुझे याद है किसी विदेशी चैनल के साथ परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू हुआ था बहुत पहले। तो उस इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने बिल्कुल डंके की चोट पर कहा था कि हमारे पास कोई इस बात के सबूत नहीं है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। और उस समय ये बात आई थी पाकिस्तान में, और हम इसे डिनाई करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही निकला, जब मारा गया, अमेरिकन फोर्सेस घुसी, उसको निकाली, तब पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं ख़त्म हुई थी और उसका रिटेलिएशन भी नहीं हुआ। दूसरे देश की सेना आई, आपके यहाँ से बंदे को मार के ले गई। फिर उसके बाद उसी चैनल पर दोबारा उसी पत्रकार के साथ इंटरव्यू हुआ, और जब ये पत्रकार ने याद दिलाया कि आपने 4-5 साल पहले, 8 साल पहले ये बात कही थी, तो फिर वो डिनाई कर दे, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई बात कही हो। तो ये डिनाई करने वाली आदत इन लोगों की बहुत पुरानी है। आपने उल्टा पलट के हम पे कर दिया, इसका मजाक उड़ाया इन्होंने। तो जब अमेरिका ने यही काम किया था तब आपकी किधर गई थी खुददारी? अमेरिका ने जो ड्रोनों के हमले किए पाकिस्तान पे, कुछ 150 से ज्यादा, पहले मुशर्रफ के जमाने में, फिर जरदारी के जमाने में, फिर 2014-15 में आके कम हो गए। वो अमेरिका का यही नैरेटिव था ना कि भाई ये जो आपने दहशतगर्द पाले हुए हैं, गुड तालिबान, इनको आप निपटे। वो नहीं निपट रहे थे, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहे थे दोनों तरह से। नहीं, ये गुड तालिबान है। अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले गुड तालिबान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, वो बैड तालिबान थे। वो रिवर्स कर दें, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे वो बैड तालिबान थे। देखें कितनी दोनों कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आपसे काबू में नहीं आ रहे, तो चलो हम फिर खुद ही इनको निपट लेंगे। तो वो अमेरिका बादशाह, अमेरिका का डंडा बहुत बड़ा, उधर से डॉलर भी आते हैं, बम भी आते हैं, चपेड़े भी आती हैं। तो उधर इन्होंने कहा, वो जरदारी की विकीलीक्स में ये एक केबल में लीक हुआ था जिसपे जरदारी ने कहा था कि आप ऊपर से ड्रोन मारते रहना, हम पार्लियामेंट में ऐसे कंडेम करते रहेंगे। वहां पे इन्होंने ये लाइन इख्तियार की, क्यों? क्योंकि डंडा अमेरिका का बड़ा है। तो वही लॉजिक इंडिया ने अपनाई कि भाई अगर आपसे ये काबू में नहीं आ रहे तो हम कर देते हैं। लेकिन वो अब अंदर, उन्हें भी पता है, हमें भी पता, पूरी दुनिया को पता अंदर की बात क्या है। अंदर की बात तो यही है कि आप नहीं पाले में, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने इन लोगों को पाला हुआ है, तो सारी बात है इनको प्रोटेक्ट तो करेंगे वो। बल्कि भी मैं देख रहा था मसूद अजहर की फैमिली को पता नहीं उनको करोड़ों रुपए दिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट को। तो ये उनका नैरेटिव है, वो कंसिस्टेंट है कि आपके ये दहशतगर्द है, इन दहशतगर्दों को आप रोकें, नहीं रोकेंगे तो हम करेंगे। और अब भी जो उन्होंने कहा है, आपने इसको जो मानना है मान लें, 1971 का आपने बदला ले लिया उनसे, वो ये जो प्रोपेगेंडा आपने फिर किया, हामिद मीर को शर्म आनी चाहिए कि आपने, अगेन दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो बुग़्ज़े मोदी है
या ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इनसे कोई बैद नहीं है, ये स्टूपिड भी हैं और ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। ये जो स्पीच मोदी ने दी है, ये साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम इनको सीधा करे अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये दहशतगर्दों को पालना बंद करो, वरना हमारे पास गोली भी है दहशतगर्दों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं है। बहरहाल ये ड्रामेबाजी करते हैं। आई होप के मुझे वैसे आई डोंट नो, कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। ये बड़े बड़े पाकिस्तान के जो लिबरल है, इन्होंने सारे किए किराए के ऊपर पानी फेर दिया। पाकिस्तान एक माइंड सेट है अनफॉर्चुनेटली, और जाहिर बात है जिस आइडियोलॉजी में लोग पले बढ़ते हैं उनको वही सही लगती है, और इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है कि वो इससे कासिर है। वो ये कहते हैं कि यार हमने अगर आपको पिछली 99 दफा डंग मारा है, तो इस दफा जो हमने डंग मारा है आप क्यों बिलीव कर रहे हैं हमने मारा? आप एक इन्वेस्टिगेशन करा लें, हमने इस दफा नहीं डंग मारा। तो ऐसे बार बार होता नहीं है, इसलिए इसका नुकसान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ही है। लेकिन ये देखते हैं कितनी देर तक ये काम चलता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गई, और हारिस भाई के पॉइंट से मैं अग्री करता हूँ कि भाई देखिए, हमारी एक ही डिमांड है यार, भारत के खिलाफ आप साजिशें, आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उसको करना बंद कर दीजिए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं, ना हमने कभी आपके खिलाफ वॉर छेड़ी, ना हम कभी गए आपके किसी इलाके को कब्जा करने। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर, आतंकवादी कार्रवाई बंद करो, बस दैट्स इट। बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकती। तो अब देखिए, अभी तो इम्प्लीकेशंस और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंडेड वर्जन और भी देखने को मिले, क्योंकि मामला इतने पे तो नहीं ठहरने वाला, ये मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है। और जिस झूठी जीत का जश्न पाकिस्तान और पाकिस्तानी मना रहे हैं, वो धीरे धीरे उसकी पोल भी खुल रही है, पूरी दुनिया के सामने खुल रही है। और पीएम मोदी ने जो कहा है उसकी बात को सीरियसली लीजिए, उसकी बात को सीरियसली लीजिए। उस बात को, ये संकेत है कि पाकिस्तान की आवाम चाहे तो अमन की वापसी हो सकती है, दोनों देश अमन के साथ रह सकते हैं, या खासकर हमारे ऊपर कोई फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा। ठीक है, हमारे सामने प्रॉब्लम में उससे जूझ रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ है। महंगाई आपके यहाँ, इकोनॉमी आपकी खराब, रोजगार आपके यहाँ नहीं, भुखमरी आपके यहाँ, गरीबी आपके यहाँ। हम तो धीरे धीरे चीजें सुधार रहे हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हम। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, ऑफिशियल है ये, देख लो, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, ऑफिशियल है ये। आप 40वें नंबर से भी नीचे हो, जबकि दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो आप। हम पहले हैं तो आप 5वें हो। तो अगर हम मान लो चौथे पे पहुंच गए हैं तो कम से कम तुम 20वें पे तो पहुंच जाओ। लेकिन ना, हमें तो भारत से नफरत, हम भारत को नीचे गिराना चाहते हैं, खुद नहीं आगे बढ़ेंगे, हम भारत को नीचे गिराना चाहते हैं। ये ख्वाब आप 78 साल से देख रहे हो, और अब देखो, अब हम रुकने वाले नहीं। तुम अलग रेस में दौड़ रहे हो, हम अलग रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है। और रही बात गोली की, तो बात तो सही है। जो आतंकवादी हमारे खिलाफ काम करेगा, पाकिस्तानी या कोई भी, गोली तो है ही हमारे पास उसके लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। दोस्तों, वीडियो की खत्म। बड़ी लेंथी बातें हैरिस ने बड़ी बातें की हैं। असल में मुद्दा तो ये है कि रेहान खान से शुरू करते हैं। रेहान खान ने जो ट्वीट किया, बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात, ये इसके लिए काफ़ी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, बाकी सारी बातें छोड़ो। जब ये सीएम पंजाब थे, ये मोदी साहब, पंजाब नहीं गुजरात, पंजाब कह रहा हूँ, गुजरात, तो उन दिनों में, उन सिनेरियो में इन पर पाबंदी क्यों थी? पाबंदी मतलब दूसरी कंट्री में जाने पाबंदी लगी। यूएसए तो कौन से 2-3 कंट्री थी यूएसए भी था जिन्हें पाबंदी लगाई हुई थी। इसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या वजह हो सकती है?
डरते थे भाई, इंडियंस के मुताबिक है, डरते होंगे। नहीं, यूएस ने पाबंदी लगा रखी है। मुझे पता है, पीएम मोदी बकायदा तौर पर उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट जारी की थी कि ये बंदा हमारी कंट्री में ना आए, लेकिन अब जो सच है वो कड़वा है, तो वो भाई साहब नहीं मानेंगे। अच्छा, रियाम खान ने जो ये स्टेटमेंट दी पीएम मोदी के बारे में, बुचर ऑफ पंजाब, ये तो उसने कॉपी किया है ना उसको, बिल्लो रानी को, जब वो यूएन में गया था तो उसने ये पहले कहा था। बिल्लो रानी? हाँ, बिलावल भुट्टो ने। अच्छा अच्छा। उसने कहा था गुजरात का कसाई है, तो फिर उसी गुजरात के कसाई के मुल्क में जाकर उनको बोला था नमस्ते और उनका अटेंड किया था, याद है? हाँ। तो बेसिकली अगर मैं पीएम मोदी की बात करूँ ना, इसको बोलते हैं अच्छा मेरी बात चाटने वाला। पीएम मोदी की मैं बात करूँ ना, पीएम मोदी ठीक है, पीएम एक अच्छा प्रेजेंट पीएम है, और अगर जो आज सत्ता पर आज चौथी इकॉनमी इंडिया जो है वो दुनिया की बना है, इसके पीछे पीएम मोदी का नहीं बल्कि इनसे जो पहले गुजर चुके हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका हाथ है। उन्होंने नहीं रखी थी और आज इंडिया इस बुनियाद पर पहुंचा है। अगर किसी चीज़ की कोई शुरुआत ना की जाए तो वो मतलब कि उसका एंड कैसे होता है, या मतलब कि वो इक़्तिदार को कैसे पहुंचती है, रोज वो आते ही नहीं उस जगह पर। जो मनमोहन सिंह थे उनको देख लें, इंदिरा गांधी को देख लें, या उसके अलावा जो इनके जितने भी पहले पीएम हो चुके हैं, उन्होंने ये बुनियाद रखी थी। तो पीएम मोदी तो मतलब कि कह लें कि बनी बनाई एक जगह पर आकर सिर्फ बैठे हैं, उसको थोड़ा सा हैंडल किया है। बाकी इन्होंने अगर देखा जाए तो कोई इतनी ज्यादा मेहनत इन्होंने नहीं की जो मतलब शुरू से लगाए। शुरू से पौधा लगाने वाले इससे जो पहले पीएम थे उन्होंने लगाया वो थे असल में अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, और उसके काफी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मैंने कर दिया है कि मतलब कि सारे जो किस्म थे उन्होंने जो है ना, अब देख लें जो एटम बम जो इनकी कंट्री में जब बना था उस वक्त मेरे ख्याल से अच्छा अटल बिहारी नहीं थे, वो दूसरे थे, गांधी थे। नहीं, गांधी खानदान, नहीं गांधी भी नहीं थे, वो एक और थे, मुझे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री वो थे उस वक्त। तो वो देख लें क्रेडिट जो है वो उनको जाता कि इतना बड़ा इंडिया के लिए उन्होंने काम किया था। और यूएस से छुप कर है, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, तो वो मूवी मैं देखी तो मैं भी हैरान हो गया कि इंडिया ने तो बड़े मुश्किल में मतलब कि वो बनाया था। वो सैटेलाइट जब चली जाती थी तो जमीन अंडरग्राउंड जो है वो मिसाइल बनाया, अपना जो है वो एटम बम बनाया। तब तो पीएम मोदी का अगर देख लें तो पीएम मोदी के दौर में तो कोई इस तरह की नई जो है वो इजारात तो नहीं हुई, मैंने तो नहीं देखी। कौन सी हुई है? हाँ दिखा दो भाई। मून मिशन क्या? हाँ, मुझे पता था ये बोलेंगे। मून मिशन भी जो बुनियाद थी वो पहले रखी हुई थी। वो काम बताओ जो पीएम मोदी ने किया, इससे पहले वो उसकी बुनियाद जो है वो इंडिया में किसी ने ना रखी हो। मून मिशन तो कब का शुरू हो चुका था? तकरीबन 1984 का इंडिया में हो चुका था, यानी कि 80s के दहाई में हुआ था इंडिया में शुरू। उस वक्त क्यों नहीं? IIT का जो इंडिया में शुरू है वो भी तकरीबन 85 या मतलब 90 में इंडिया में शुरू हो गया था। लेकिन खैर पीएम मोदी साहब जो है भाई उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच की है। रियाम खान के बारे में क्या बोलोगे? रियाम खान जो बोल रही है भाई ठीक है, उसका माजी था, उसने किया वहाँ पे गुच्चर कह लो जो मर्जी। हाँ, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ना इसके लिए बोले जाते थे, ये जो वर्डिंग थी बुचर ऑफ गुजरात, तो मैं ज़्यादा गुजरात के बारे में इतना ज़्यादा मेरी सर्च नहीं है, ना मैं उतना जानता हूँ, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना जो रियाम खान ने बोला, ये काफ़ी लोग जो है पाकिस्तानी बोलते हैं। ये भाई साहब जो है ये भी बोलते हैं बुच्चर है हकीकत बात। तो उसने वहाँ पे कुछ कांड किए होंगे, कुछ ऐसी दुर्घटना जो वहाँ पे हुई होगी जिसकी वजह से इसको बुच्चर का खिताब जो है, बुच्चर का नाम जो है वो दिया जाता है। और बाकी बात की जाए इसकी स्पीच की, तो स्पीच इसकी वेल एंड गुड थी। वो इस लिहाज से कि जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको कह लें कि आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो भाई पाकिस्तानी कह लें कि नौजवान जो है वो आगे आते हैं, लेकिन उनको आगे आने भी नहीं दिया जाता असल में, क्योंकि हमारे मुल्क में पुराने पापी जो है वो कंट्रोल संभाले हुए सारा कुछ जो है। और जो दूसरी बात उन्होंने की कि अगर आप मुल्क के लिए कोशिश करेंगे, आप टेररिज्म के खिलाफ चलेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे तो आप खुशहाल होंगे, रोटी खाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे, आप इंडिया के साथ जंग करेंगे तो भाई फिर आपको मोदी की गोली खानी पड़ेगी।
मुझे तो लगता है मोदी साहब को यहाँ पे कैप्सूल का नाम लेना चाहिए था, उन्होंने गोली बोल दी। चले खैर है, गोली से भी काम चल जाएगा। बाकी एंड पे कह रहे हैं कि जो उन्होंने बात की है ना, ये नहीं कहना चाहिए। वैसे कैप्सूल होता ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान जो है ना, उनके बस की बात ही नहीं है। हाँ, उनके बस की बात होती तो अपना इलेक्शन उनके बस की बात ही नहीं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक है ना, आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये बात कन्वे करना चाहता हूँ, अलान बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के नौजवान जो मर्जी जोर लगा ले, ये कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये एक होकर कर सकते। ये एक थकी हुई कौम है जो कुछ भी नहीं कर सकती। इस वजह से कुछ भी नहीं कर सकती कि एक बंदा जो इनके लिए लड़ता रहा है आज तक, वो अकेला जेल में पड़ा हुआ है, जिसने पूरी कौम को शऊर दिया है, समझाया है कि तुम्हारा मुल्क लूटने वाला है, तुम्हारे मुल्क को खाने वाले कौन है। उनके चेहरों से उसने चादर हटाई है, पर्दा हटाया, वो आज अकेला जेल में पड़ा है। ये उसको नहीं छुड़वा सकते, तो इन्होंने अपने हक के लिए खाक निकलना है, नहीं निकल सकते। बात ये है, रेहान खान की भी हमने ट्वीट देखा, हैरिस की भी बातें सुनी। हैरिस से सारी बातें वो पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो उसकी बातों का जो लंबे लुभाव है यही बनता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही सिनेरियो में, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो ये बातें उसकी सच भी हैं। वो इस लिहाज से बातें सीख जब वो भागता है इस्लाम पर, तब बड़ी तकलीफ होती है। तो बाकी जो पार्लियामेंट की बात है अखंड भारत की, तो मिस्टर लोक भाई ने ये बात की है कि ये तो मतलब कि हमारा हुआ करता माजी था, तो उसको दिखा रहे हैं। अब इसको फिर दिखाने का क्या फायदा? माजी का भी, अब माजी में तो ये तकसीम हो चुका है, इसके 5 कंट्री बन चुके हैं। अब क्या ये दोबारा से बन सकता है? उन्होंने बनाना नहीं, मतलब कि बना तो आप नहीं सकेंगे कभी। वो अपनी सोच से जो मर्जी सोचते जाएं। आप अगर इतने केपेबल हैं, आपके पास इतनी एबिलिटी है, आप इस काबिल हैं कि आप उसको अपने ऊपर हमला ही ना करने दें, आप इस काबिल तो हो जाएं। वो लाख सोचें कि भाई हमने पाकिस्तान हथियाना है, हमने दोबारा अखंड भारत जो है वो बनाना है, तो आपके पास इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि अगर वो आपका मुल्क जो है छीनने की कोशिश करें तो आप उनको जवाब दें, अच्छी तरह से रिटेलिएट करें, ताकि दोबारा ये सोचे ही ना। आप में हिम्मत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो आपका पूरा मुल्क भी ले जा सकते हैं, वो बना सकते हैं अखंड भारत। ये तो आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है ना कि भाई अगर हमारा मुल्क तगड़ा होगा तो फिर तो कोई नहीं ले जाएगा। अगर हम चिड्डू होंगे, हमारा मुल्क गया गुजरा होगा, तो फिर तो वो ले जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ।